Hello guys, welcome to iExamB. So in this video, we'll see the details about the Finance Commission on the context of recently the Union Cabinet has approved the terms of reference for the 16th Finance Commission. We'll understand what are these terms of references and how exactly the Finance Commission works and what are the major objectives of this particular commission. If you have not subscribed to our channel, please subscribe. Okay, so here is the news. You can see on 29th of November, Cabinet has approved terms of reference for the 16th Finance Commission. So based on the news, we'll explain what exactly the terms of references are and how exactly this Finance Commission works. So the Article 280 of the Indian Constitution says that Finance Commission is a constitutional body appointed every 5 years or sooner. सो आपको आर्टिकल 280 क्या बोलता है? इट सेज कि आपको हर 5 साल या उससे पहले आपको एक फिनांस कमीशन सेटअप करना होगा एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, चाहे वो 5 इयर्स में करे या 4 इयर्स में करे या 3 इयर्स में करे. दैट इज अप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब इसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. ओके, तो आपको ये भी याद रखना है, इट इज ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट. ओके, तो आर्टिकल 280 डील्स विद द फिनांस कमीशन दैट मेक्स द फिनांस कमीशन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. प्लीज रिमेंबर, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. तो फिनांस कमीशन के 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ओके, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि आर्टिकल 280 में जो फिनांस कमीशन बनेगा, दैट कमीशन हैज सम 4 ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट आर दोज ऑब्जेक्टिव्स? The distribution between the union and states of the net proceed of taxes. आपको पता होगा taxes जब हम कलेक्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, some taxes are collected by the state governments as well. स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करके कुछ सेंटर को भी भेजता है. तो जो स्टेट्स वाला जो टैक्सेस है वो तो दैट रिमेन्स विद द स्टेट, बट सम टैक्सेस दोज वर कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको भी आपको क्या करना है, उसको आपको वो टैक्स प्रोसीड को डिवाइड करके सारे स्टेट्स को भी भेजने होते हैं, राइट? कि वो भी अपना फंक्शन कैसे करेंगे, नहीं तो वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनांस कमीशन. वो फिनांस कमीशन आपको रिकमेंडेशंस देता है. देन द प्रिंसिपल्स इन व्हिच शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड फॉर द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो हमारे पास एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस. तो उसमें ग्रांट इन एड बाकी स्टेट्स को किस तरह से शेयर होगा, that is also one of the objectives. The measures needed to augment the consolidated fund of state to supplement the resources of panchayats and municipalities. तो जैसे कि consolidated fund of India हुआ, वैसे हर स्टेट के अपने अपना एक consolidated fund of states भी होते हैं. तो उसको हम कैसे ऑगमेंट करें ताकि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज को भी हम सशक्त बना सके, दैट इज ऑल्सो द अनदर ऑब्जेक्टिव. And the last objective is any other matters referred to the commission by the president of India in the interest of sound finance. तो और एक ये है, this is the additional objective. any matter अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं फाइनेंस कमीशन को कि उसके ऊपर भी आप इस पे recommendations दो. तो these are the major 4 objectives of the finance commission. तो अभी समझ लेते हैं कंसोलिडेटेड फंड्स क्या होते हैं. देखो, पहले समझ लेते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है. तो आर्टिकल 267 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट अकाउंट्स. ये क्या है? गवर्नमेंट का अकाउंट है जिसमें अब देखो जो डायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है और अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये सब जाके इसी में डिपॉजिट होता है. ठीक है, तो ये सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट होता है. इट इज नॉट लाइक अ अकाउंट. जब हम बैंक अकाउंट के बारे में बात करते हैं ना, वैसे अकाउंट नहीं होता है कि हाँ ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, ये सारा जाके वहां पे क्रेडिट हो गया. नहीं, अकाउंट्स, ये जो CFI जब हम बोलते हैं, दिस इज फ्रॉम द ऑडिट पर्सपेक्टिव. ठीक है, जहाँ पे भी हम देखेंगे ये डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और अदर रेवेन्यूज जो गवर्नमेंट की है वो कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, दैट इज एडेड इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस वर्क्स लाइक अ फंड जहाँ पे हम डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है और अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स भी हैं, वी डू नॉट हैव टू गो दैट डीप, बट कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स के अलावा अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यूज भी यहाँ पे आपके यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ऐड हो गए.
तो वैसे ही स्टेट्स के भी होते हैं, स्टेट्स का अपना अपना टैक्सेस होता है, वो टैक्सेस कहाँ पे ऐड होगा, जाके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स में होगा। ठीक है, नाउ आई होप नाउ इट इज क्लियर। तो फाइनेंस कमीशन की कंपोजिशन देख लेते हैं। एक तो चेयरपर्सन रहते हैं एंड 4 एडिशनल मेंबर्स रहते हैं। ओके, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई जब सेटअप किया जाएगा फाइनेंस कमीशन, दिस शुड बी द कंपोजिशन। ओके, 1 चेयरपर्सन एंड 4 अदर एडिशनल मेंबर्स शुड बी देयर। तो उनके क्वालिफिकेशंस के बारे में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में मेंशन किया गया है कि दिस शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन, मतलब उसका क्वालिफिकेशन ऐसा होना चाहिए कि दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज और अ जज ऑफ द हाई कोर्ट शुड बी द मेंबर। अ पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना उसके पास जरूरी है। अ पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आपको एक ब्रॉड एरिया दिया गया है कि व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। यहाँ पे एक चीज आप देख लो, मेंबर्स मे बी डिस्क्वालिफाइड इफ दे आर फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड और हैव कमिटेड अ हीनियस एक्ट और हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसा नहीं कि वंस दे आर अपॉइंटेड, मतलब एक चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स अपॉइंट होने के बाद उनको निकाला नहीं जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है। द ग्राउंड्स आर ऑल्सो क्लियर इन द पर्टिकुलर आर्टिकल कि अगर वो अनसाउंड माइंड है और कोई ऐसा हीनियस क्राइम कर लिए हैं और कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आता है उनके पोजीशन में, then of course that member can be disqualified. Okay, तो अभी देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है, हाउ एग्जैक्टली इट इज इंप्लीमेंटेड। तो यहाँ पे हम देख लिए कि कमीशन है, ठीक है, कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द वन हु हैज एस्टैब्लिश दिस पर्टिकुलर कमीशन। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है, तो ऑब्वियसली कमीशन विल गिव इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अल्टीमेटली क्या है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट को पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो ये पार्लियामेंट में भी दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इज रेड, तो पार्लियामेंट में ये फिर पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे आप देखो, द रिकमेंडेशंस मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ऑफ एन एडवाइजरी नेचर ओनली। ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी ऑन द गवर्नमेंट कि जो रिकमेंडेशंस जो फाइनेंस कमीशन देता है तो उनको फॉलो करना ही करना है। इट इज जस्ट सम रिकमेंडेशन, इट इज एडवाइजरी इन नेचर। तो ये बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं तो उसको कोई मॉडिफिकेशन करके भी एक्सेप्ट कर सकता है या टोटली रिजेक्ट भी कर सकता है। इट इज अप टू द गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे प्लीज यू नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई ये एडवाइजरी इन नेचर है। तो 16 फाइनेंस कमीशन के ऊपर अभी न्यूज है, तो क्या न्यूज था, इट इज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। तो यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया। ड्यूरेशन हमेशा 5 साल का रहेगा, इसका ड्यूरेशन 5 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 1 2026। यहाँ पे आप देख रहे हो अप्रैल 1 2026 से ये 16 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस लागू होंगे। तो इससे पहले हमें उसको एस्टेब्लिश करना होगा। ठीक है, तो लास्ट कमीशन जो था 15th फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन नवंबर 27 ऑफ 2017 में हमने कॉन्स्टिट्यूट किया था जो एनके सिंह कमेटी का फाइनेंस कमीशन, एंड द वैलिडिटी विल बी अप टू द फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो अब 25-26 फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही हमें 16 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस हमें इंप्लीमेंट करने होंगे। नाउ विल सी व्हाट आर दिस टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, मतलब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या है फॉर द 16 फाइनेंस कमीशन, किस किस चीजों पे ये काम करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस। आपको ये याद आ रहा होगा कि भाई जो ऑब्जेक्टिव्स हमने देखा था, दिस इज द सेम इज टर्म्स ऑफ रेफरेंस, राइट। मैंने तब भी आपको बोला था कि द टॉप 3 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट विल बी द सेम फॉर एवरी फाइनेंस कमीशन। ओके, क्योंकि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ऑफ द फाइनेंस कमीशन कि वो टैक्स प्रोसीड को डिवाइड करेंगे, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो ग्रांट इन हेड है उसको भी डिवाइड करेंगे, एंड थर्ड इज द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को कैसे हम ऑगमेंट करें ताकि पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज को भी उनको नीडेड रिसोर्सेस मिल पाए। These are the 3 objectives that is also there in the Indian Constitution and this is the same for every finance commission. Okay, इसके अलावा एक एडेड था, राइट, एक डिस्क्रिशन था कि गवर्नमेंट को और एक ऑब्जेक्टिव भी उसमें ऐड कर सकते हैं। Here we'll see what is that extra TOR for the 16th finance commission. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एडिशनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है,
The commission may review the present arrangements on a financing disaster management initiatives. तो इंडिया में जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स हैं उसको कैसे हम फाइनेंस करें, तो 16th फाइनेंस कमीशन विल चेक दैट. ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ फंड्स कंस्टिट्यूट किए गए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को लेके, तो उसको हम कैसे फाइनेंस कर पाए, तो ये भी एक एक्स्ट्रा ट्यूबर है. तो हमने देखा था ऑब्जेक्टिव में भी तो सेम कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट यही था कि 3 ऑब्जेक्टिव एंड 1 एडिशनल दैट इज अप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई 16th फाइनेंस कमीशन विल चेक ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स कि हाउ विल फाइनेंस द डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, तो अभी 15th फाइनेंस कमीशन जो 17 में एस्टेब्लिश हुआ था उसको ब्रीफली देख लेते हैं. चेयरमैन एनके सिंह आप देख पा रहे हो. And 15th Finance Commission was constituted on November 27th in 2017. Okay, up to the financial year 25-26 उसका वैलिडिटी है. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 15th Finance Commission के मेंबर्स कौन है. तो चेयरमैन वाज एनके सिंह, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड शक्तिकांत दास, आरबीआई गवर्नर. अनूप सिंह जो कि प्रोफेसर हैं यूएस के यूनिवर्सिटी में, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में. अशोक लहरी, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. एंड रमेश चांद जो कि नीति आयोग के मेंबर थे. तो ये आप देख रहे हो 1 चेयरपर्सन एंड 4 अदर मेंबर्स. ओके, तो उसमें आप देखो 15th फाइनेंस कमीशन के कुछ मेजर रिकमेंडेशंस थे. ठीक है, हर फाइनेंस कमीशन का जो मेजर रिकमेंडेशंस कहाँ से आएगा, दैट विल कम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ओनली. कि भाई वो आप टैक्स प्रोसीड को कैसे डिवाइड करोगे, ग्रांट इन एड को कैसे डिवाइड करोगे. तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 टर्म्स आते हैं, वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन. आई विल एक्सप्लेन यू क्या है. एंड प्लीज रिमेंबर लास्ट ईयर में आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 में इसके ऊपर क्वेश्चंस थे अबाउट योर वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन. ये डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन थे. ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, तो वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस ऑफ द यूनियन टू वेरियस स्टेट्स. मतलब जो यूनियन का जो स्टेट टैक्सेस है, हमें पता है चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, आपको पता है सेंट्रल जीएसटी जाता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी का पार्ट जाता है. तो वो टैक्सेस को हम कैसे डिवाइड करें, राइट कैसे हम स्टेट्स को दें, कितना परसेंटेज विल गो टू द स्टेट्स एंड हाउ मच विल बी केप्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अलग अलग अपने अपने इनिशिएटिव्स होते हैं, राइट. तो ये जो डिसाइड करने का तरीका है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवोल्यूशन. ओके, तो प्लीज रिमेंबर दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवोल्यूशन. तो यहाँ पे आप देख रहे हो 15th फाइनेंस कमीशन रेकमेंडेड मेंटेनिंग ऑफ वर्टिकल डिवोल्यूशन एट 41%. ओके, जो 14th फाइनेंस कमीशन था और उससे पहले भी ये 42% था. एंड 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि आप अभी 41% पे डिवोल्यूशन करो, क्योंकि जो 1 एक्स्ट्रा पॉइंट है वो फिर जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना था. तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि यूनियन टेरिटरीज का जो फिनांसिंग का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है दैट कम्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट. इसीलिए 1% कट किया गया था. तो 41% ऑफ टोटल टैक्सेस ऑफ द यूनियन, तो ये वेरियस स्टेट्स को जाएगा. ओके, दैट इज द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, जिसे हम वर्टिकल डिवोल्यूशन भी कहते हैं. Now we'll see horizontal devolution. Horizontal devolution क्या है? The process of devolution of taxes among various states is known as horizontal devolution. मतलब जब हम ये devolution करेंगे between the states, भाई उत्तर प्रदेश को कितना जाएगा, how much will provide to the मध्य प्रदेश, how much will provide to West Bengal, तमिलनाडु को कितना जाएगा, that particular process is known as horizontal devolution. तो this is one you can say ये criteria है that was framed by the 15th Finance Commission. So based on this particular criteria will divide this particular taxes between the states, जिसमें population को 15% weightage, area 15% weightage, income distance 45% weightage, demographic performance of that particular state तो वो भी 12.5% उसमें weightage है, फॉरेस्ट एरियाज 10% वेटेज है, एंड फिजिकल एफर्ट्स मतलब अपने से स्टेट्स क्या फिजिकल एफर्ट्स ले रहा है टू इंक्रीज देयर पार्ट ऑफ रेवेन्यू, तो वो भी दैट आल्सो इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिसाइडिंग दिस पर्टिकुलर डिवोल्यूशन. तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन. वर्टिकल मतलब स्टेट से
सॉरी यूनियन गवर्नमेंट से बाकी स्टेट्स को कितना जाएगा, एंड हॉरिजॉन्टल इज जो स्टेट्स को जा रहा है अमॉन्ग्स द स्टेट्स वो कैसे डिवाइड होके जाएगा. इट इज नॉट कि भाई यूपी में जितना जा रहा है द सेम विल गो टू गोवा, ये तो नहीं होने वाला है बिकॉज लार्जर स्टेट है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो पॉपुलेशन है, एरिया है, एज पर दिस क्राइटेरिया दिस पर्टिकुलर डिवोल्यूशन is happened. Okay, I hope this is clear now. अगर इस पे कोई भी कुछ डाउट्स वगैरह रहता है तो feel free to post your doubts and queries in the comment section as well. तो I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा है. As already said, इसमें कुछ भी डाउट्स वगैरह आता है और any more points if you want to add to this particular finance commission वाला टॉपिक, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल. Thank you.